नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन सैंड पे। ग्रीन सैंड, तो ग्रीन सैंड क्या होता है? ग्रीन सैंड एक हरा, मतलब ग्रीन मतलब हरा, ग्रीन मतलब हरा और सैंड मतलब बालू। ग्रीन मतलब हरा और सैंड मतलब बालू। हरे बालू के बारे में, हरा बालू क्या काम में आता है? तो हरे बालू में एक क्वालिटीज होती है ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर और जो भी आप न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं फील्ड में, वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो इसको आप एग्रीकल्चर, मतलब आप अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो उस जो भी चीज़ आप लगाएं उसमें मिक्स करके ऊपर से इसको, जैसे गोबर की खाद वगैरह छींटते हैं, उसी तरह आप हरा बालू छींट देंगे। उसके बाद जब आप उसको पटाएंगे, मतलब फ्लडिंग करके इरिगेट करेंगे या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स यूरिया डीएपी डालेंगे, तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और प्लांट को पहुंचा देगा। तो ये है आपका ग्रीन सैंड। इसको एक और, ये मिलता कहाँ है? तो ये जहाँ उथला समुंदर होता है ना, वहां पे मिलता है। और इसका एक और नाम है ग्लूकोनाइट्स। ग्लूकोनाइट्स। तो ग्रीन सैंड क्या है बाबू? ग्रीन सैंड एक हरा बालू है जो उथले समुद्र में मिलता है। कृषि में ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो क्या हम ग्रीन सैंड के बारे में बात करने वाले हैं? नहीं, हम ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के परिदृश्य में ये बहुत ही जरूरी है। ये भी जरूरी है, मैंने इसलिए बता दिया कि ग्रीन सैंड और ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट, ग्रीन सैंड में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ग्रीन सैंड भी होता है और ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट क्या है? अब इसको भूल जाइए, हरे बालू को भूल जाइए। ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअली ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट में हम एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक CO2 को पकड़ के उसको लिक्विड बना के जमीन के अंदर स्टोर करने वाले हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? तो जो कि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो अभी शुरू हुआ, फ्लैगशिप। कितना सक्सेस है इसका, फेज 2 जब आएगा तो उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में बताया जाएगा। अभी ये फेज 1 में है, इस पे फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है, पायलट बेसिस पे। तो हम अब यहाँ पे बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम पकड़ेंगे और जमीन के अंदर हमेशा के लिए स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना पड़ेगा। तो हम पकड़ते कैसे हैं? तो आइए देखते हैं। और क्यों पकड़ेंगे, पहले ये जाने क्यों पकड़ेंगे। तो ये है आपकी पृथ्वी और ये है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, पृथ्वी जो है कंबल के आवरण की तरह एटमॉस्फेयर से चारों तरफ से कवर है। और ये है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस मतलब पेंटवा ग्रीन है, इसके चलते ग्रीन हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस ये है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है। ग्रीन हाउस में होता क्या है, इसमें शीशे के वाल लगे रहते हैं और रूफ लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि सनरेज जो आती है वो पिनिट्रेट तो कर जाती है, मतलब वो शॉर्टवेव होती है, जो आती है वो शॉर्टवेव होती है। इनका वेवलेंथ जो होता है वो छोटा होता है। छोटा होने के कारण ये पिनिट्रेट कर जाती है। जब एक बार ये पिनिट्रेट कर जाती है तो ये लॉन्ग वेव हो जाती है। अब इसका जो लॉन्ग वेव कहने का मतलब है लेमडा। लॉन्ग वेव कहने का मतलब है लेमडा। इसका वेवलेंथ छोटा होता है, जिसके चलते ये शीशा में पिनिट्रेट कर जाती है और लॉन्ग वेव होने के कारण ये निकल नहीं पाती, मतलब कुछ कम निकलती है जो शॉर्ट वेव रहती है। सारी की सारी लाइट निकल नहीं पाती। हमने बचपन में 7th या 8th क्लास में पढ़ा था सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर के बारे में आपको शायद याद होगा, सोलर कुकर। बस उसी तरह से ये काम करता है। उस पर हम शीशा का एक पैनल रखते थे। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, और फिजिक्स के लेबोरेटरी में हमने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था कि शीशा का एक पैनल रख देते थे, एक बॉक्स होता था लकड़ी का, उस पर ऊपर पैनल रख देते थे, धूप में रख देते थे, हीट आती थी। लेकिन चूंकि उसको एक बार पेनिट्रेट करने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है और उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है, जिसके चलते वो वापस निकल नहीं पाती थी। हीट उस एरिया का बढ़ जाता था और खाना पक जाता था। इसको, ये है आपका ग्रीन हाउस और इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब थोड़ा गर्मी और मॉइस्चर होता है तो पेड़ पौधे ज्यादा खूबसूरती से उगते हैं, मतलब अच्छे से उगते हैं। इसलिए आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे गर्मी और उमस ज्यादा होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उसी को कहते हैं। अब क्या हुआ, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारी पृथ्वी भी फेस कर रही है। वो कैसे? तो ये शीशा का कोई लगा नहीं है, यहां पे आ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, GHG, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें प्रोमिनेंट है आपका CO2, मीथेन, CO2, मीथेन, SO2 वगैरह पॉल्यूशन में आते हैं, लेकिन वो भी काम करते हैं। प्रोमिनेंट कौन सा है? CO2 और मीथेन। तो ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। ये क्या करती है, ऊपर जब इनका जो कंसंट्रेशन है अधिकता हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करती है? कुछ ऐसा ही रिएक्ट करती है जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है, जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है। और पेरिस कन्वेंशन के अनुसार
पेरिस कन्वेंशन के अनुसार हमको क्या करना है, इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, जिसके चलते सारे देश ये कह रहे हैं कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा है कि हम 2045 तक हो जाएंगे। हमारे भारत ने नरेंद्र मोदी ने इसी बात पे कहा था कि हम 2070 तक होंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, ये लोग तो डेवलप है। तो इसी 2045 को टारगेट, मतलब कार्बन न्यूट्रल होने के लिए यूरोपियन देशों ने एक दिमाग लगाया, नेशन ने एक दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे। अब पहले क्या होता था कि इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ को रूल होते थे कि आपने इंडस्ट्री लगाया, इतना आप कार्बन इमिशन करते हो तो इतने नंबर ऑफ आपको प्लांट लगाने हैं, इतना पार्क मेंटेन करना है ऑन साइट, मतलब वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल प्रोसेस से कार्बन को इन्वायरमेंट से ही पकड़ लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, मोस्ट प्रोबेबल कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेंगे, उसको लिक्विड कर देंगे प्रेशर और टेम्परेचर को कम, प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके, और उसके बाद उसको अर्थ में दबा देंगे। अब ये कैसे करेंगे, तो ये एक है आपका DAC, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक कैप्चर। ये एक लिक्विड बेस्ड होता है और एक सॉलिड बेस्ड होता है। यहां से आपका एम्बिएंट एयर, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर आएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर ये सक करता है और उसके बाद ये कार्बन फ्री एयर आपको छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैप्चर कर लेता है। उसके बाद ये जो एरोरा नाम की शिप है, ये काम कहाँ होता है, ये काम दूसरे कंट्री में होता है, कोई भी कंट्री कर सकता है इसको लगा करके। अब तो ये भी रूल आने वाला है कि आप जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको DAC वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैप्चर कर ले, और आप उसको स्टोर कर लीजिए। स्टोर करने के बाद जब हमको कंसंट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो इसको 31 डिग्री, मतलब -56 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आप रखिएगा तो ये लिक्विड रहेगा। और इस पे प्रेशर कितना चाहिए, ये तो हो गया आपका टेम्परेचर, और प्रेशर 5.2 बार से लेकर के 74 बार तक। इतने सिचुएशन में ये लिक्विड हो जाता है एकदम पानी की तरह। लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपने एक नाम सुना होगा, ड्राई आइस। ड्राई आइस बन जाता है। क्या होता है बाबू, ड्राई आइस बन जाता है, ड्राई आइस। और इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, ये कब बनता है, तो -78 डिग्री सेल्सियस पे। ड्राई आइस कब बनेगा, 78 डिग्री सेल्सियस पे। और लिक्विड कब बनेगा, तो -56 से 31 डिग्री सेल्सियस तक जब तक आप मेंटेन रखते हैं वो आपका पानी बना रहेगा इस प्रेशर पे। और ड्राई आइस में दिक्कत ये है कि ये लिक्विड नहीं बनता, ये डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है। ड्राई आइस तो हम बना सकते हैं, लेकिन वो जब अपना स्टेट चेंज करेगा तो वो डायरेक्ट वेपर में बनेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। कंडेंसेशन ना करके वो सब्लिमेशन करता है, और हमको चाहिए लिक्विड। तो पहले इस मेथड से, DAC मेथड से, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक कैप्चर मेथड से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह एकत्रित करते हैं, उसको इतना टेम्परेचर पे गिराते हैं, प्रेशर इतना मेंटेन करते हैं, उसको लिक्विड बनाते हैं। उसके बाद इसको ऐसे शिप में लोड करते हैं, और फिर इस शिप से अनलोड करके ऐसे हम समुद्र के नीचे डाल देते हैं। और ये प्रोसेसेस कहाँ हो रहे हैं, तो वो प्रोसेसेस यहाँ हो रहे हैं। अभी सिर्फ वेस्टर्न नॉर्दर्न यूरोप में ही ये काम चल रहा है। ये देखिए, ये बड़का आपका है अटलांटिक ओशियन, ये बीच में, मतलब नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के नीचे जो है, इसको बोलते हैं बाल्टिक सी। और ये है आपका नॉर्थ सी, ये है आपका नॉर्थ सी, और ये है डेनमार्क। तो डेनमार्क के साइड में यहाँ पे इसको बोलते हैं नीनी प्लेटफॉर्म जगह पे ये काम चल रहा है। और जो कंसंट्रेट करके, मतलब इसने इंपोर्ट किया है कहाँ से, तो बेल्जियम से वो नैया लेके गई है कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में, और वहां पे डाला जा रहा है। तो नॉर्थ सी में ही क्यों डाला जा रहा है, तो दुनिया में सबसे पहले ना नॉर्थ सी से ही आपका नेचुरल गैस या पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ था। तो वहां पे दो फायदे हैं डालने के लिए। एक तो पहले से खाली जगह अवेलेबल है, क्योंकि हम जो पेट्रोलियम वगैरह या गैस वगैरह जो एक्सट्रैक्ट किए हैं तो उसका जगह वहाँ पे खाली है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो वहाँ पे डालना ईजी हो गया, और ये फ्लेक्सिब प्रोग्राम है। उसके बाद और सब जगह देखा जाएगा। और उस एरिया को जब हम एक्सट्रैक्ट किए थे, मतलब इन्होंने जब एक्सट्रैक्ट किया था ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए, तो बहुत सारा चीज़ जियोलॉजिस्ट वगैरह एरिया का छानबीन करते हैं।
तो बहुत सारे चेक पे ये खरा उतरा है, मतलब जो चेक किया गया है कि जरूरी है, डाल सकते हैं कि नहीं, ऐसी सारी बातें। तो वहाँ पे वो सबसे अभी सुरक्षित जगह है ऐसा स्टोरेज के लिए। तो डेनमार्क के नॉर्थ सी में डाला जा रहा है। ओके, कल ही ये इनोग्रेट हुआ था, कल ही से इसका काम शुरू है। और बेल्जियम अभी कंसंट्रेट करके लिक्विड, जो आपका फर्स्ट बैच है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो पहुंचाया है। इस सब में 1 टन, मतलब 1 टन कार्बन को एक्सट्रैक्ट करके उसको लिक्विड बना के वहां तक पहुंचाने का इसको खर्चा कितना आया है, तो $600, मतलब इंडियन रुपी में जानिएगा ना तो 50,000 के लमसम में आया है 1 टन के लिए। कोई ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको फ्यूचर में $200 से $200 तक इसका रेट गिरा देंगे। तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से खींच करके उसको लिक्विड बना करके वहां इंजेक्ट करने का कॉस्ट कितना आ रहा है बाबू, अभी 50,000 रुपया। ये ज्यादा इसलिए लग रहा है कि इससे कुछ इनकम नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेटल करने के लिए। तो इस सेटल करेंगे तो इससे कुछ घाटा है। तो आप ये जान लीजिए, नेचुरली भी समुंदर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचुरल वो एक सिंक की तरह काम करता है। पेड़ पौधे ही सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करते, बहुत सारा चीज कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से समुद्र और वाटर बॉडीज भी आपके कैप्चर करते हैं। बस एक चीज है, यहाँ पे सीजमिक एक्टिविटी हो सकती है। मान लीजिए कि हमने दबा दिया, वो फिर लिक्विड से गैस में बन गया और प्रेशर इरप्ट हुआ और कहीं सेकिंग ना हो जाए, तो मतलब हो सकता है कि वहाँ पे मैनमेड भूकंप आ जाए। जैसे मैनमेड भूकंप कैसे आता है, जब हम बड़ा सा डैम बना देते हैं। महाराष्ट्र में हमने कोयना डैम बनाया था, तो उसके चलते पानी का लोड इतना हो गया कि वहाँ की प्लेट थोड़ी सी एडजस्ट हो गई, मतलब इतना लोड हो गया। बड़ा सा डैम बनाइएगा 100 मीटर से ऊंचा, इतना लेवल तक पानी भर जाएगा, तो वहाँ का प्लेट पे लोड ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा उधर नीचे के रॉक जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो कोयना डैम जो महाराष्ट्र में है, कोयना रिवर पे, वहाँ पे ऐसा इंसिडेंस हो चुका है। तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक सिज्मिसिटी। तो बस यही साइंटिस्टों का एक अंदेशा है कि हो सकता है कि वहाँ से गैस लीक करने लगे या फिर एक ही बार ब्लास्ट हो जाए। तो सिज्मिसिटी का खतरा बना हुआ, बाकी कोई टेंशन नहीं। और बहुत अच्छी बात है, अगर ये फ्लैगशिप प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल हो गया, जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट जो भी उसमें इंगेज हैं वो चाह रहे हैं, या ये यूरोपियन देश, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मतलब आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही हो जाएगा कि साला एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस को पकड़ो, उनको टेम्परेचर गिरा के प्रेशर बढ़ा के लिक्विड बनाओ और जमीन में दबा दो, वही जो अस्थिर पड़ा रहेगा। नेचर भी फ्री, इतना जो टेंशन में सब पड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। तो ये है आपका ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट, और वो है आपका ग्रीन सैंड मतलब हरा बालू, उसका भी उपयोग है एग्रीकल्चर में। तो हो सकता है क्वेश्चन आए, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ग्रीन सैंड अलग है और ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट जो है वो अलग है। सो थैंक यू, जय हिंद।